सोचो, एक गोली चली और पूरी दुनिया जंग की आग में झुलस गई। साउंड्स क्रेजी राइट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे की एग्जैक्टली यही कहानी समझेंगे। We'll look at how small, seemingly isolated events can build up to something so massive, so destructive कि उससे रोकना, नामुमकिन हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आमतौर पर सब यही कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 एक असैसिनेशन से शुरू हुई। और हाँ, ये सच है, बट इट्स ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी, अधूरा सच है। सोचो, वो गोली, वो तो बस एक माचिस की तीली थी, एक स्पार्क। असली सवाल तो ये है कि पूरा का पूरा यूरोप पहले से ही पेट्रोल से भरे कमरे में क्यों बैठा था। इस एक्सप्लेनर में हम उसी फ्यूल को एक्सप्लोर करेंगे, वो सारे कारण जिन्होंने इस छोटी सी चिंगारी को एक बर्ड एंडिंग आग में बदल दिया। ओके, तो देखो चीजें कितनी तेजी से एस्केलेट हुईं। समर ऑफ 1914। पहले ऑस्ट्रिया के प्रिंस का असैसिनेशन हुआ, फिर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दे दिया, बेसिकली एक वार्निंग, और उसके आखिर में वॉर, बूम बूम बूम। लेकिन आखिर ये आग सिर्फ दो देशों के बीच ही क्यों नहीं बुझ गई? Why did it spread across the globe? Well, इसके पीछे सालों की दुश्मनी थी और कुछ ऐसी सीक्रेट डील्स जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। Alright, Section 1, इस आग की जड़ तक पहुंचने के लिए, to really understand the root cause, हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। Let's rewind to the late 19th century. उस जमाने में दुनिया में बस एक ही रेस चल रही थी, A mad scramble for colonies. नए देशों पर कब्जा करना, उनके रिसोर्सेज लूटना। ये जो ग्लोबल कंपटीशन था ना, यही वर्ल्ड वॉर का फाउंडेशन बना। पहले एशिया की बात करते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड वॉज द बिग बॉस। इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया सब उनके कंट्रोल में था। फिर ओपियम वॉर्स के बाद वो चाइना में भी एंटर कर गए। लेकिन यू सी, चाइना उस वक्त कमज़ोर था और इसका फ़ायदा सिर्फ इंग्लैंड ने नहीं उठाया। जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस सबके सब आ गए। उन्होंने अपने अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिए। मतलब उन्होंने चाइना के अलग अलग हिस्सों पर ट्रेड और पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर लिया। इट वॉज क्वाइट लिटरली अ ग्लोबल पावर ग्रैब। और अगर आपको लगता है एशिया में बुरा हाल था, तो अफ्रीका की कहानी तो और भी ब्रूटल है। यहाँ यूरोपियन पावर्स ने, और मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठकर पूरे अफ्रीका को एक केक की तरह काटकर आपस में बांट लिया। ये हुआ था बर्लिन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1884-85 में। उन्होंने बस एक मैप सामने रखा और लाइंस खींच दी। वहाँ रहने वाले लोगों की, उनके कल्चर की, उनकी हिस्ट्री की किसी को कोई परवाह नहीं थी। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट उनका कॉलोनियल प्लेग्राउंड बन गया। और अब इस गेम में दो नए बहुत ही एम्बिशियस प्लेयर्स की एंट्री होती है, जर्मनी और इटली। ये दोनों देश अभी अभी पॉलिटिकली यूनिफाई हुए थे, एक नेशन बने थे। और अब उन्हें भी अपना हिस्सा चाहिए था, उन्हें भी कॉलोनीज चाहिए थी, नए मार्केट्स चाहिए थे, ग्लोबल पावर चाहिए थी। इनके आने से कंपटीशन और भी ज्यादा फियर्स हो गया। जो पुराने प्लेयर्स थे ना, लाइक ब्रिटेन और फ्रांस, वो अब इनसिक्योर होने लगे थे। द हीट वॉज ऑन। ओके, तो सेक्शन 2, ये सारी जो लड़ाई थी कॉलोनीज के लिए, इसका असर सीधा यूरोप पर पड़ रहा था। घर में यहाँ देशों के बीच दुश्मनी, आपसी शक और जेलसी, इट वॉज एट एन ऑल टाइम हाई। बेसिकली पूरा यूरोप एक पाउडर केग बन चुका था, एक ऐसा बारूद का ढेर जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। और दुश्मनी की एक बहुत बहुत गहरी वजह थी 1871 की फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। हुआ ये था कि जर्मनी ने फ्रांस को एक जंग में बुरी तरह हराया था, और हारने के बाद फ्रांस को ना सिर्फ फाइन देना पड़ा, बल्कि उनसे उनके दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस एल्सेस और लॉरेन छीन लिए गए। ये फ्रांस के लिए एक नेशनल ह्यूमिलिएशन थी, एक ऐसा जख्म जो वो कभी नहीं भूले। अंदर ही अंदर बदले की आग जल रही थी। यहीं से फ्यूचर वॉर के बीज बोए जा चुके थे। देखिए, लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, देयर वाज एन इकोनॉमिक वॉर गोइंग ऑन टू। जर्मनी, जो नया प्लेयर था, उसने इतनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइज किया कि वो इंग्लैंड और फ्रांस से सस्ते बेटर गुड्स बनाने लगा, और फिर उसने इन प्रोडक्ट्स से पूरे अफ्रो एशियन मार्केट्स को फ्लड कर दिया। अब इससे क्या हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस, जो अब तक मार्केट लीडर्स थे, उनका डोमिनेंस खतरे में आ गया। तो अब दुश्मनी सिर्फ नेशनल प्राइड की नहीं थी, इट वॉज अबाउट मनी एंड लॉट्स ऑफ इट। तो सोचिए, जब माहौल इतना टेंस हो, जब इतनी दुश्मनी हो, तो क्या होगा? सबको अपनी सुरक्षा की चिंता होगी, राइट? और इसका रिजल्ट था मिलिटरिज्म। ये बेसिकली एक आर्म्स रेस थी। अगर पड़ोसी देश ने एक नई टैंक बनाई तो मैं 2 बनाऊंगा, अगर उसने अपनी आर्मी बढ़ाई तो मैं अपनी डबल करूंगा। हर देश दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। नए डेडलियर वेपन्स बन रहे थे, आर्मीज बढ़ रही थीं, और ये सब हो रहा था सेल्फ डिफेंस के नाम पर।
बट इन रियलिटी पूरा यूरोप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जंग के लिए तैयार हो रहा था। और इस डर और शक के माहौल में देशों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, बिल्कुल स्कूल प्लेग्राउंड की तरह। यूरोप दो साफ साफ कैंप्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स, जिसका मेन प्लेयर था जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स, जिसमें थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। और इनके बीच ऐसी ऐसी सीक्रेट ट्रीटीज साइन हुई जिनका मतलब ये था कि दोस्त के दुश्मन पर हमला मतलब मुझ पर हमला। इस सिस्टम ने ये गारंटी दे दी कि अगर दो देशों के बीच छोटी सी भी लड़ाई हुई तो उनके सारे दोस्त भी उसमें कूद पड़ेंगे। बेसिकली कोई भी छोटी लड़ाई ऑटोमेटिकली एक वर्ल्ड वॉर बन जाएगी। इस मिक्स में एक और बहुत ही डेंजरस इंग्रेडिएंट था, फियर्स नेशनलिज्म। देखिए, नेशनलिज्म यानी देशभक्ति अच्छी चीज है, लेकिन उस दौर में इसका मतलब ही बदल चुका था। ये देश प्रेम नहीं था, ये था एक अग्रेसिव टॉक्सिक पेट्रियटिज्म। इसका फंडा सिंपल था, मेरा देश सबसे महान है और तुम्हारा देश बेकार है। अपने देश से प्यार करने का मतलब बन गया था दूसरे देश से नफरत करना, और लीडर्स अपने लोगों को यही जहर पिला रहे थे, जिससे हर देश के नेशनल इंटरेस्ट्स आपस में टकराने लगे। और ये अग्रेसिव नेशनलिज्म का पोस्टर बॉय था जर्मनी का चीफ काइजर विलियम। ये बंदा इस सोच का परफेक्ट एग्जाम्पल था। वो वर्ल्ड लीडरशिप में बिलीव करता था कि जर्मनी को पूरी दुनिया पर रूल करना चाहिए, और उसे लगता था कि वो अपनी पावरफुल मिलिट्री के दम पे ये कर सकता है। ये जो एम्बिशन था ना, ये आग में घी डालने का काम कर रहा था। और सोचिए, उस जमाने का मीडिया यानी न्यूज़पेपर्स, उन्होंने भी इस आग को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आजकल हम फेक न्यूज़ की बात करते हैं, राइट? वेल, ये तब भी हो रहा था। न्यूज़पेपर्स एक दूसरे देशों के खिलाफ झूठे, भड़काऊ और जहर से भरे आर्टिकल्स छापते थे। राइवल नेशंस के लीडर्स को कार्टून्स में कैनावर बनाकर दिखाते थे। इससे आम लोगों के मन में भी दूसरे देशों के लिए नफरत भर गई। जब माहौल ऐसा हो तो शांति की बात कौन सुनेगा? एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट रियली रियली स्कैरी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि यूरोप में एक अजीब सी ट्विस्टेड फिलॉसफी ने जन्म लिया। ये फिलॉसफी कहती थी कि जंग यानी वॉर बुरी चीज नहीं है, बल्कि जरूरी है। सीरियसली, कुछ इन्फ्लुएंशियल राइटर्स जैसे कि ट्रॉट्स्की ने तो यहाँ तक लिख डाला कि वॉर अलोन इज द नेशनल नीड। सोचो, वॉर को एक सेक्रेड वर्क, एक पवित्र काम माना जा रहा था। ये सोचा जा रहा था कि जंग से देश साफ होता है, मजबूत बनता है। इट्स एन इनसेन वे ऑफ थिंकिंग, राइट? ऑलराइट, सो अब आप पूरी पिक्चर देख सकते हैं, राइट? यूरोप एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पर खड़ा था जहां हर तरफ से प्रेशर बिल्ड हो रहा था। हमने देखा कॉलोनियल राइवलरी, इकोनॉमिक जेलसी, एक पागलों वाली आर्म्स रेस, सीक्रेट ट्रीटीज जिन्होंने सबको एक दूसरे से बांध दिया, और ऊपर से नफरत से भरी नेशनलिज्म। इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर जंग को ऑलमोस्ट इनएविटेबल बना दिया था। इट वॉज नो लॉन्गर अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन। तो चलिए इस पूरे पाथ टू वॉर को एक बार क्विकली समराइज करते हैं। स्टेप 1, कॉलोनियल और इकोनॉमिक राइवलरी ने जमीन तैयार की, जेलसी और दुश्मनी पैदा की। स्टेप 2, आर्म्स रेस यानी मिलिटरिज्म ने सबके हाथ में हथियार दे दिए, यूरोप को वॉर रेडी बना दिया। स्टेप 3, सीक्रेट अलायंसेस यानी ग्रुपिज्म ने ये गारंटी दी कि ये कॉन्फ्लिक्ट आग की तरह फैलेगा। और फाइनली स्टेप 4, फियर्स नेशनलिज्म और वॉर को ग्लोरीफाई करने वाली फिलॉसफी ने लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि लड़ना सही है। द स्टेज वॉज परफेक्टली सेट। और फिर इस पूरे बारूद के ढेर पर आके गिरी वो चिंगारी जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, द असैसिनेशन ऑफ द ऑस्ट्रियन प्रिंस। ये पहला डोमिनो था। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया, वो सारे सीक्रेट अलायंसेस, वो सारी ट्रीटीज सब एक्टिवेट हो गई। एक ने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को, एंड सो ऑन। एक के बाद एक सारे देश इस जंग में खिंचे चले गए, और देखते ही देखते पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट आग की लपटों में था। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।